नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। समिट का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक होना है। यह समिट भारत के लिए कैसे खास है, आइए जानते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला ये वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस समिट में देश विदेश के नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप इनोवेटर्स और शिक्षाविद एक मंच पर एकत्र हुए हैं। ये मंच केवल तकनीकी की चर्चा नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का संवाद है। उद्घाटन सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग, समावेशी विकास, डिजिटल इंडिया मिशन और वैश्विक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। भारत आज केवल तकनीकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि नवाचार का निर्माता बन रहा है और यही संदेश इस समिट के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। भारत, आइए समझते हैं कि कैसे भारत एआई की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत प्रोटोटाइप से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तक व्यापक स्तर पर एआई का उपयोग कर रहा है। विश्व स्तरीय प्रतिभा, साहसी, नवोन्मेषकों और गति और उद्देश्य को अपनाने वाले बाजार के बल पर भारत की एआई क्रांति को बड़े पैमाने पर आकार दिया जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 कल्पना को क्रियान्वयन में परिवर्तित करता है, जहां पायलट परियोजनाएं नीति का रूप लेती हैं, साझेदारियां उद्योग बन जाती हैं और नवाचार मापने योग्य सामाजिक और आर्थिक मूल्य प्रदान करते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 प्रदर्शन से लेकर क्रियान्वयन तक एआई को व्यापक स्तर पर ले जाने का भारत का मंच है। एआई इम्पैक्ट समिट में कौशल विकास एक की मिनिस्ट्री है और कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है संसार टीवी में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो पूछना चाहूंगा, ये एआई इम्पैक्ट समिट जो हम कौशल विकास की बात करें तो कितना बड़ा पुश देगी स्किलिंग को, रीस्किलिंग को, अपस्किलिंग को? देखिए, सबसे पहले तो स्किल्स एजुकेशन सिस्टम में ही रूटेड है। अगर आप एजुकेशन की तरफ देखें, जो बच्चों की आज यात्रा है, एक ऑब्सेशन है क्वालिफिकेशंस को लेके, डिग्रीज को लेके, डिप्लोमास को लेके, लेकिन दैट इज नॉट द फाइनल पॉइंट। इंडस्ट्री मांगती है एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री चाह रही है स्किलिंग। तो शॉर्ट टर्म स्किलिंग प्रोग्राम जो उपलब्ध हैं उनके बारे में अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए ये एक माइलस्टोन साबित होगा इवेंट, क्योंकि हर एक बच्चा जो आ रहा है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इज टू स्किल योरसेल्फ। तो और एआई इज एट द कटिंग एज। एआई इज नॉट जस्ट द फ्यूचर, एआई ऑलरेडी है। कई हमारे टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ के यूथ यूज कर रहे हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग एआई। इंडिया इज नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर बेसिस ऑफ एआई। जितने ग्लोबल एआई मॉडल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज अ लार्ज मार्केट फॉर देम। बट वी वांट टू थिंक मोर, वी वांट टू इनोवेट मोर, वी वांट टू क्रिएट मोर आउट ऑफ इंडिया। और स्किलिंग का ये इम्पैक्ट एआई का पड़ेगा कि हर क्षेत्र में, चाहे आप प्लम्बिंग में हो, गिग इकोनॉमी में हो, चाहे आप नॉलेज इकोनॉमी में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको एआई को समझना ही पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी मद्रास में बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव करेगा? सबसे ज्यादा एआई का इम्पैक्ट अगर लाइफ के किसी एरिया में पड़ना है, वो एजुकेशन में पड़ेगा। एंड एजुकेशन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फ्यूचर ऑफ अ मॉडर्न इंडिया, ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। दैट इज वाई हमने सोचना है कि कैसे एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे जो लेगेसी सिस्टम, जो पुराने सिस्टम है, संस्थाएं हैं, कैसे उनको हम चेंज करेंगे, अपने पाठ्यक्रम में कैसे इन इश्यूज को, टॉपिक्स को हम इंक्लूड करेंगे। मैं मानता हूं कि एआई के बाद जैसे कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, क्या हमें इसी प्रकार के इम्तिहान की व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी? ओपन बुक सिस्टम होगा, एआई के टूल्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपकी मेमोरी और रिटेंशन, रोट लर्निंग को डी एम्फेसाइज किया जाएगा। यही सारी चीजें एनईपी में भी प्रावधान किया गया है। तो मुझे खुशी है कि एआई वो टेक्नोलॉजी है जो एजुकेशन लैंडस्केप को पूरी तरीके से बदल सकती है। इसके लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं। 3 दिन का बोधन एआई का इवेंट किया गया है। आईआईटी मद्रास को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एक एजुकेशन स्टैक को विकसित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और जयंत जी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं जो हम अपने रूरल इलाके में, रूरल क्षेत्र में
एआई की पहुंच बना पाएंगे और लोगों को अवेयर कर पाएंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में विशेष तौर पर? आई थिंक ऑलरेडी अगर आप देखें यहाँ जो वाइब्रेंसी है, जिस प्रकार के यहाँ लोग आ रहे हैं, एक बदलते भारत के और एस्पिरेशनल भारत की तस्वीर है। ऐसा कोई आइडिया नहीं है जिसका संचार आज गांव में संभव ना हो। मैं अभी 2 सभाएं बुलंदशहर हाथरस में करके आया हूँ। किसानों की मीटिंग थी और मैंने कार्यक्रम किया है, एआई का कोर्स किया, तुम करोगे? सबने हाथ उठा के किए, करेंगे। तो कोर्सेज हैं, लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी पब्लिक हमसे आगे है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी का कहना है कि देश में एआई के विस्तार के लिए, एआई की जागरूकता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज और साथी अंबिका के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, दिल्ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का कल उद्घाटन किया था। इस अवसर पर समिट में विश्व भर से आए नेताओं, नवप्रवर्तकों और विशेषज्ञों के एकत्र होने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण पल बताते हुए कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत के युवाओं में मौजूद अपार क्षमता और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र से देश के बढ़ते कद को साफ तौर पर दिखाता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे संवाददाताओं ने समिट में प्रतिनिधियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी अमृता चौरसिया को, जिन्होंने IISc के प्रोफेसर हिमांशु त्यागी से बातचीत की। सर्वजन हिताय और सुखाय की जब हम बात करते हैं, इससे पहले जो एआई समिट्स हुई हैं दुनिया भर में, उसमें फोकस डेवलपमेंट पे यानी कि विकास पे था। पर जो भारत समिट जो आयोजित कर रहा है, इसमें फोकस यही है कि कॉमन पीपल को उसका लाभ कैसे मिले, सबका हित कैसे हो और सबको खुशी या सबको सुख कैसे मिले। मैं आपसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एआई को चाहूंगी आप डिफाइन करें, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की, क्योंकि आज चुनौतियां भी एआई के साथ बहुत ज्यादा है, दैट वी ऑल नो। तो रिस्पॉन्सिबल एआई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि रिस्पॉन्सिबल एआई इज लाइक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, इतना उसका स्कोप है। एआई मेडिकल डिस्कवरी में भी यूज होगा, एआई हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में तो अब यूज हो रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है एट स्केल, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनीज भी फर्क देख रही हैं। और एआई वॉरफेयर में भी यूज हो सकता है, हर तरह के वॉरफेयर में, साइबर सिक्योरिटी टाइप से रिलेटेड वॉरफेयर में, साइबर वॉर में, या एक्चुअल वेपन बनाने में। तो जैसे जैसे ये एआई डेवलप हो रहा है और जो खुद को भी डेवलप कर सकता है, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्या उसकी लिमिटेशन हो, क्या उसकी गार्ड रेल हो। और पहले मैं भी थोड़ा इसके बारे में एम्बिवेलेंट था कि क्या होना चाहिए, पर अब ये बड़ा क्लियर है कि अगर हमने यहाँ पे रेगुलेशन नहीं लेके आए ठीक से और गार्ड रेल ठीक से नहीं डाली, तो किसी को नहीं पता कि एआई किस तरफ जाके क्या कर सकता है। प्रोग्रेस तो बहुत होगी, अगले 20 साल हाइपर एक्सेलरेशन के साल हैं, वो तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल इफेक्ट जो हो सकते हैं उस टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के टाइम पे, वो कुछ भी हो सकते हैं और हमें ज्यादा पता नहीं, अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह के हो सकते हैं। तो अभी इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो क्या क्या कर रही है, उस पर हमारी विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबल एआई वो एआई है जो मेरे हिसाब से, इसको डिफाइन करना मुश्किल है, मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन है उस प्रिंसिपल से अलाइन हो। जितना मुश्किल रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन डिफाइन करना है, उतना मुश्किल रिस्पॉन्सिबल एआई डिफाइन करना है। लेकिन एआई ऑलवेज शुड कंट्रोल बाय ह्यूमन ओनली, डेफिनेटली। तो इस सिचुएशन को और जो रेगुलेशंस की बात आप भी कर रहे हैं, ताकि इसके जो नेगेटिव या जो वर्स्ट इम्पैक्ट हैं वो हमें ना दिखाई दें, इसके लिए किस तरह का फ्रेमवर्क बनाए जाने की जरूरत है। और हिमांशु, आपकी खुद की भी एक कंपनी है, मैं चाहूंगी आप उसके बारे में भी बताएं कि आप लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं और किस तरीके से आप आगे के आपका विजन है, कंपनी का या अप्रोच है। इनफैक्ट हमारा जो क्षेत्र है वो इससे बड़ा क्लोज है। हम लोग ओपन सोर्स एजीआई के लिए प्रमोट करते हैं। हमारा गोल है कि ओपन सोर्स एजीआई आए, यानी कि पूरा एआई ओपन में रहे। उसके कई इम्प्लीकेशन है, उसका एक इम्प्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल एआई भी है, क्योंकि अगर वो ओपन रहेगा तो सब देख सकते हैं कि वो क्या करता है, क्या उसकी खुद की सोच है, उन मॉडल्स की, उन एजेंट्स की, उसमें क्या प्रॉम्प्ट है। तो एक तो ओपन सोर्स उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट उसका ये भी है कि जब कुछ चीज ओपन सोर्स से बनती है तो मेरे और आपके जैसे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनको क्या मिलेगा जब ये एआई सारी इकोनॉमी का सेंटर बन जाएगा और ह्यूमन सिर्फ डेटा दे रहे हैं, अपनी सोच उसको सिखा रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, वो कैसे क्लेम करें, वो कैसे अपना भविष्य उससे सिक्योर करें। हमारी सोच ही हमारा भविष्य सिक्योर करती है। अगर आप वो किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं, एक मॉडल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, उससे बहुत कुछ होता है, तो उसको क्या मिलेगा जिन्होंने दिया। ये हमारा विजन है कि ओपन सोर्स एजीआई आए, कॉन्ट्रीब्यूटर्स
उससे जो उसमें कंट्रीब्यूट करें उनको बेनिफिट हो और वो ओपन भी रहे ताकि हम कोई भी देश उसके ऊपर बिल्ड कर सके और सिक्योर भी रहे। ये हमारी कंपनी का विजन है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से भारत एक बार पूरी दुनिया को फिर से एक संदेश दे रहा है कि तकनीकी के मामले में हो चाहे आत्मनिर्भरता के मामले में हो, भारत सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अग्रसर है। इसी पर हमारे संवाददाता नवविक्रम ने एक और हमारे गेस्ट से बातचीत की जो कि ओपन यूके के CEO अमांडा ब्रॉक हैं। आइए सुनते हैं क्या बातचीत हुई। We have with us Amanda Brock, who is CEO of Open UK. Welcome to Sansa TV, ma'am. Thank you very much for having me. Ma'am, I would like to ask you, my first question to you, how do you see India's role in global AI ecosystem? I think when we look at the global system, you see India sitting in the second tier along with the UK, with many other middle nations, with the EU, with Singapore. And they have a tremendous opportunity to collaborate. And if they collaborate globally, if they collaborate cross-border, we're going to see a lot of output that involves the Indian communities. What has impressed you most in AI Impact Summit? I think the scale of the event is so ambitious and quite incredible. You know, people say it's a little bit chaotic here and there, but I don't think you could pull off something of the scale of this event without that. And it's tremendous to see such a diversity of people, to see so many conversations happening. There are dozens of conversations today and tomorrow about open source. There are hundreds of people talking about it to audiences of thousands. And then on Thursday, of course, we have a smaller group with the world leaders, which I'll also be attending, and it will be interesting to see how much they're able to pick up on the conversations across the summit. What message you would like to give young AI developers in India? Okay, I've been asked this one already today, and I'm going to say the same thing again. Don't think that you're going to get away with not having skills. It is absolutely critical if you're going to use AI that you understand the outputs. It's a productivity tool. It will accelerate your progress, but you have to understand what it is you're looking at to make sure that it's trustable, that it's going to be adopted. निश्चित तौर पर यह समिट भारत के युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर खोलने वाला है। एक और गेस्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता नवविक्रम ने IIT रोपड़ के प्रोफेसर राजीव आहूजा और प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या बात हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं AI इम्पैक्ट समिट में दिल्ली में और हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम समझेंगे AI के फ्यूचर के बारे में। हमारे साथ हैं रोपड़ IIT के डायरेक्टर राजीव आहूजा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। साथ ही रोपड़ IIT से डीन पुष्पेंद्र जी हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। राजीव जी, आपसे समझना चाहूंगा ये AI इम्पैक्ट समिट अपने आप में जो भारत में AI का इस्तेमाल है, यूजर बेस है, कितना पुश देगा और खास तौर पर जब हम बात करें AI की को लेकर जागरूकता में कितना महत्वपूर्ण है ये समिट? As you know, we are living in a different kind of world and AI going to be there for next 30 to 40 years. वहाँ रहेगा AI, तो ये हमको AI के लिए हमारा एक अपने आप को प्रिपेयर करना है। And this kind of a summit give a platform to all our youth who want to come in AI or who are already in AI, and then how they can promote AI in education or in research and the government has set up 3 verticals like in agriculture, digital health and smart cities. So AI is going to play very important role. और ये जो मीटिंग है ये हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है where we are interacting with the people from around the world actually. So you have seen the huge gathering here and the people are coming from different part of the world and we are having a big exhibition is also going on. So certainly it will make an impact, especially in our youth. So they will be more curious about AI and they will like to implement AI in their curriculum or in their profession. So this is a correct time and it's a time where we can be, it has more impact. और पुष्पेंद्र जी, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है विशेष तौर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो IIT रोपड़ में, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और अभी तक के जो इनिशियल अगर हम परिणाम समझने की कोशिश करें वो किस तरीके के रहे हैं? ये AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो आप बात कर रहे हैं वो इंडिया का एकमात्र AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो एग्रीकल्चर में काम करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्टेड है। इसकी जो फाउंडेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अगर एआई मॉडल्स देखें दुनिया के, तो वहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इंडिया स्पेसिफिक डेटा किसी भी एआई मॉडल में यूज़ नहीं होता। और क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक डेटा किसी भी एआई मॉडल में यूज़ नहीं होता है, जो प्रिडिक्शंस हैं, जो इंसाइट्स हैं, जो डायरेक्शंस एंड वेक्टर्स आपको मिलते हैं, वो आपको कभी भी एक्यूरेट नहीं मिल सकते। फार्मर कुछ पूछेगा, जवाब कुछ और मिलेगा। ये पहला एक ऐसा एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सपोर्ट से, जिसमें हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा डेटा स्टैक बिल्ड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेटा स्टैक। इस तरह का डेटा स्टैक इंडिया में अभी तक न कभी था, और 3 से 4 महीने में, आज से 3 से 4 महीने में हम एक ऐसी स्टेज पर होंगे कि जो मॉडल हमारा प्रिडिक्ट करेगा उसकी एक्यूरेसी 100% होगी। बहुत सारे जितने भी आंसर्स फार्मर पूछे। और यही मैं समझना चाहूँगा सर राजीव जी आपसे, कि जो हमारा ये एआई मॉडल होगा, खासतौर पर अगर हम कहें एक्सक्लूसिवली इंडिया स्पेसिफिक होगा, तो ये कितना मददगार है। और इसे बनाना भी, क्योंकि अब जब हम चैट जीपीटी, जेमिनाई इस तरीके के मॉडल देखते हैं, तो और काफ़ी तकनीक भी है, एलएलएम है, और जो इसके अलावा तमाम तरह की तकनीक है, तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है ऐसे मॉडल को बनाना। और हमारे दर्शकों को अगर आसान भाषा में समझाएं कि कितना समय लग सकता है ऐसे मॉडल के लिए, जो खास तौर पर भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बनाए गए हों। जैसे पुष्पेंद्र ने अभी बोला है कि डेटा इज अ की, एंड इंडिया इज अ गोल्ड, सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन ऑफ द डेटा, एंड नाउ व्हेन वी आर मेकिंग एआई व्हिच इज इंडिया स्पेसिफिक, सो वी नीड इंडियन डेटा, and collection of India data is not easy job actually. So we have a lot of data, is not very well structured. So how to get those data out of the files and put in a digital form, and we can use for our AI models. So as our Mantri ji, Dharmendra Pradhan ji always say that data is the future oil. So, and India has that. So this is very important. And to make a large language model की जो बात करते हैं, जो हम अपने किसान की कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन हमारे से पूछता है उसको हम एक राइट आंसर देते हैं कि नहीं। जो हम जिस तरह से जो एग्री एलएलएम की हम बात कर रहे हैं, वो जो हम डेवलप कर रहे हैं, दैट विल बी यूनिक इन दैट सेंस। और उसके अलावा जो है कि एक फार्मर को क्या चाहिए, जब फार्मर अपने खेत में जाता है, उसको वेदर की फोरकास्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। सो ये 2 मेन बिंदु हैं जो स्टार्ट करते हैं, और फिर जो चैटबॉट में वो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर करना है। सो वी हैव डेवलप ए टेक्नोलॉजी विच वी कॉल माइक्रो वेदर स्टेशन, एंड आल्सो हेल्पिंग आवर फार्मर टू सॉइल टेस्टिंग। जो वेदर फोरकास्ट है वो केवल आपको बरसात के बारे में नहीं बताएगा, इट विल टेल अबाउट रेडिएशन, विंड स्पीड, and also even the humidity of the soil also. So this is a key important, and we are making that with India specific. So वो ये सबसे बड़ा important चीज है कि हमारा जो first time we are making things for India, and it will work for India, and it will be helpful for our farmers, so they can increase their productivity in the same land and with the advisory from AI. और एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा राजीव जी, कि जब हम बात करते हैं युवाओं की, ख़ास तौर पर ज़्यादातर एक बड़ा यूज़र बेस है, लेकिन हम कितना सफल हो पाएंगे और कितना एक ऐसा जो अवेयरनेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, आम किसानों के अलावा आम युवाओं में इतनी अवेयरनेस पैदा हो, और जो इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, जैसे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी मद्रास में बन रहा है, इसके अलावा जो एजुकेशन में स्पेसिफिकली काम करेगा, एग्रीकल्चर में आपके यहाँ है, इस तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें आने वाले वर्षों में किस तरीके और ज़्यादा दिखाई देंगे, और इनका अपने आप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कितना महत्व है? क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अभी मिनिस्ट्री ने अभी 4 बनाए हैं, I think this is a beginning actually. So we have another areas also where India also need to grow. So this center of excellence give you a expertise at one place, and then this center of excellence, they collaborate with other institutions. It's all over India. For example, we are in a Ropar, this center of excellence on agri. So this is not only working only for Punjab.
we are being in a Punjab, but it's working all over the India. So we have a farmers in contact from other state also, and we are working with other state government also. So this is a unique, and फॉर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इसमें कैसे लेके आना है, उसमें अवेयरनेस लानी है. क्योंकि अभी क्या होता है कि स्पेशली इन एग्री सेक्टर में हमारे जो यंग जनरेशन नहीं जाना चाहती है, उनको कैसे अट्रैक्ट करके लेके आना है, उनको बताना है कि यू कैन डू मॉडर्न फार्मिंग यूजिंग एआई. सो बिकॉज वी कैन इक्विप विद देम विद द हायर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ द एआई. तो यूथ को कैसे इंटीग्रेट करना है, एआई इज गोइंग टू प्ले की रोल. And we have to bring them agri sector because 70% of our population even living in a countryside and more than 50% are they doing as agriculture. तो यूथ को एग्रीकल्चर में लाना है. तो यूथ को जब एग्रीकल्चर में लाएंगे तो उसको एग्री के बारे में बताना है कि हाउ यू कैन यूज एआई एंड हाउ यू कैन हेल्प द फार्मर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज यूथ इज गोइंग टू बी प्ले important role. And being a young generation IIT like IIT Ropar, we are connected to youth. You can see our convocation for last convocation, how we connected with the youth, how we connected the population. So we have to work with them, with the youth population, and give them a space and listen to their problem and work with them. That's only the key of success. केंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि IIT, IIM ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है. आम किसान से आप पंजाब में काम कर रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि पूरे देश के लिए, लेकिन बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं. कहीं पर कपास पैदा होता है, कहीं पर दालें पैदा होती हैं. ऐसे में सभी किसानों को मदद मिल सके तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो एग्रीकल्चर है उसमें किस तरीके से एंश्योर किया जा रहा है? देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये है कि हमने करीब 32 मिलियन क्वेश्चंस जो पूरे हिंदुस्तान के फार्मरों ने पूछे थे वो हमने एनालाइज किए, और उनको एनालाइज करके हमने ये पाया कि लगभग 1 लाख ऐसे सवाल हैं जो बहुत बार रिपीट हुए. 32,000 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लाखों बार रिपीट हुए. हमने उन क्वेश्चंस का एक डेटाबेस बनाया है, क्योंकि आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि कैसे हम हेल्प करेंगे सारे फार्मर्स की. तो अगर मैं 50,000 से 60,000 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का डेटाबेस देता हूँ, पीओपीज एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होते हैं. जैसे कपास की खेती है, कपास की खेती में शुरू से एंड तक क्या करना है, इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है. गेहूं की खेती में शुरू से एंड तक क्या करना है, इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है. तो हमने 3,000 से ऊपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो हर किसी फसल से संबंधित है, 60-70 हज़ार से ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लगभग हर फसल से संबंधित है. अब आप इन सारे डेटाबेस को इकट्ठा करके अगर एक जगह रखोगे, फिर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, चाहे आप मराठवाड़ा से हैं, चाहे आप जूनागढ़ से हैं, चाहे आप मैसूर से हैं, चाहे आप नागालैंड से हैं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले. 1 लाख 2 लाख चांसेस में अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उस पे क्वेश्चन जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा. अगर 1 करोड़ में वो भी ऐसा होता है कि नहीं जवाब मिलता है, तो एक रियल पर्सन बैठा होगा, उसके पास आपकी कॉल ट्रांसफर हो जाएगी कि आपका जवाब नहीं मिलता. तो इस तरह से पूरे देश का जो फार्मर है उसको हम हेल्प कर पाएंगे उसकी अपनी लैंग्वेज में. एक बढ़िया बात इसकी है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. मराठवाड़ा से जो आदमी पूछ रहा है, या जूनागढ़ से जो पूछ रहा है, या बांसवाड़ा से पूछ रहा है, वो उसकी अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा है. रियल टाइम ट्रांसलेशन आपको मिलेगा और उसका जवाब उसे मिलेगा. एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है, जो लास्ट पॉइंट में बोलना चाह रहा था, वो ये कि जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं आज की डेट में, वहाँ रेफरेंस नहीं आता कि ये सवाल था लेकिन जवाब कहाँ से आया. हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसमें आपको ये मिलेगा कि एक्सपर्ट कौन है, और ताकि वैलिडिटी, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई की जा सके. इस तरह से ये हेल्प. हमसे बात करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि IIT रोपड़ ने बीड़ा उठाया हुआ है किसानों को AI इक्विप्ड करने का, किसानों को AI से मदद दिलाने का. निश्चित तौर पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके जरिए ऐसी तकनीक विकसित होगी कि भारत के किसानों के लिए भारत में ही बनी तकनीक से फायदा मिलेगा.
आप देख रहे हैं एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट, जो कि जिसमें विशेष कवरेज में हम आपको तमाम पहलुओं से, तमाम चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं। हम जानेंगे कि भारत ने एआई फॉर ऑल के सिद्धांत के साथ दुनिया को समावेशी और जिम्मेदार तकनीकी विकास का संदेश दिया है और 5 दिन तक चलने वाले इस समिट में कई तरह की घोषणाएं होने वाली हैं, जिसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, उद्योग और कई क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता से लेकर तमाम दिग्गज हस्तियां इस महाकुंभ में शामिल हो रही हैं। तो हमारे संवाददाता नवविक्रम ने बातचीत की आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर से। सुनते हैं क्या कुछ बातचीत हुई। एआई इम्पैक्ट समिट एआई के क्षेत्र में भारत में एक बड़ा बदलाव करेगा, एक क्रांतिकारी बदलाव करेगा और विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव एआई कर रहा है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी सर। स्वागत है आपका संसद टीवी में सर। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहला ही सवाल सरल शब्दों में, एआई किस तरीके के बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है? ये अभी शिक्षा के फील्ड में आ चुका है जी। अभी जो कुछ हो रहा है उसका हम अभी 12th और 13th में बोधन एआई नाम का एक कॉन्क्लेव किया। उसमें हम जो कुछ उसके बारे में जो कुछ आइडियाज आया, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी जी। अभी किंडरगार्टन से +2, फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर रिसर्च तक एआई का इम्पैक्ट है। एआई का इम्पैक्ट एक जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हमारे दूसरे देशों में जो कुछ डेवलप्ड नेशंस में जो कुछ मॉडल है उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा, हमारा 100 के अधिक स्टार्टअप आया था, बिल्कुल, और हर एक स्टार्टअप कुछ न्यू इनोवेशंस भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। अभी शिक्षा मंत्रालय के ओर से, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबको एकत्रित करके एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देने की एक बहुत बड़ा अवसर आया है जी। तो इसमें चार वर्टिकल्स है। वर्टिकल नंबर 1, हर एक छात्र को एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर देना है, वो एआई के माध्यम से हो सकता है। अभी हमारे 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में 1 बिलियन पॉपुलेशन को मोबाइल आ गया है। जो कुछ आज मोबाइल रखता है उनको एआई यूजर जरूर बनेगा जी। सो एआई का प्रोलिफरेशन, एआई का यूसेज हमारे देश में बहुत अधिक वेग से हो रहा है, अडाप्टेशन हो रहा है जी। इसी प्रकार हर एक बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर देना है। पर्सनलाइज्ड ट्यूटर से क्या फायदा? अभी बच्चे क्लास में एक टीचर, अध्यापक से प्रश्न करने के लिए हेसिटेशन है। यही उनका एजुकेशन के सभी जर्नी में बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्या है? बिल्कुल, प्रश्न करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रश्न करना, और प्रश्न सही है, अच्छा है और स्टूपिड है, वो हमारा दोस्त क्या मुझके बारे में क्या सोचेगा, निश्चित तौर पर टीचर क्या सोचेगा इसका। सो यही ट्यूटर में इसका वो दैट हेसिटेशन विल गो ऑफ। एक पहला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो एवरी एक्शन ऑफ द स्टूडेंट जो कुछ एग्जाम में कर रहा है, उनका एवरी एक्शन हम उसको एवेल्युएट करके उनको कुछ ये पर्टिकुलर एरिया में आप वीक है उसको कुछ बढ़ाओ, इसी प्रकार का बोधन भी हम कर सकते हैं जी। ये स्टूडेंट के लिए जी। और दूसरा टीचर के लिए। अभी एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, हर एक के लिए पर्सनलाइज नहीं कर सकता। हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो तो बहुत बड़ा है। तो हर एक क्विक में बहुत शीघ्र में उनको हर एक बच्चे के बारे में कुछ आइडियाज
ये बच्चा ये जानता है, ये नहीं जानता है, इसमें वीक है, इसमें उसको उसमें कुछ प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार अभी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के से शुरू कर अभी रिसर्च कर कुछ टीचर के लिए कुछ हम हर एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानबूझ करने का अवसर अभी है ये के द्वारा। तीसरा पेरेंट्स के लिए अभी हर एक पेरेंट्स जो कुछ संसद टीवी व्यूअर्स सब तारे जमीन पर के एक मूवी है, उस पर हम जरूर उसका वॉच करना है जी। 4 क्लास 5वीं क्लास होने तक वो बच्चे ऑटिज्म थे, उसका ऑटिज्म को वो नहीं तो टीचर जानता था, एक पेरेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड जी जी। इसी प्रकार का कुछ डिफेक्ट होने पर वेरी वेरी यंग एज में वेरी स्टार्टिंग में ये पेरेंट्स को दे सकता है, इसी प्रकार का प्रॉब्लम है जी, उसको हम रेक्टिफाई कर सकता है। वो रेक्टिफाई करने से वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया उसी मूवी में। बिल्कुल में इसी प्रकार पेरेंट्स को जो कुछ वो दिल मांगता है उनको बच्चे को उसको देना है जी। मेरी बच्चे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका डिसीजन बच्चा लेना है, हम नहीं जी। उनको क्या पढ़ना चाहता है बिल्कुल इसी हम कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चे सेवरल कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, सेवरल बच्चे हमें आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट इंटरव्यू लेने पर क्या आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने से सुख हुआ? नहीं, कहते नहीं सर हम फिजिक्स को पढ़ाना है। क्यों किया कंप्यूटर साइंस, क्यों आया हमारा डिपार्टमेंट? सर फादर मदर इसी प्रकार का हम एक बच्चा अभी पैदा हुआ तो बच्चे के लिए आशा डिफरेंट है, पेरेंट्स की आशा को बच्चे में नहीं थोपा जाता है। नहीं उसको नहीं करना है। मैं बहुत हाथ जोड़कर तो कुछ संसद व्यूअर को मैं जो कुछ पेरेंट्स है उसको प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार नहीं करो, ये उसका हेल्प कर सकता है। ये टैलेंट होना तीसरा। अभी पॉलिसी मेकर शिक्षा मंत्रालय जी उसका पॉलिसी एक डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेट में यहाँ के एनालिसिस करके कुछ पॉलिसी हम एक पॉलिसी अब कुछ पॉलिसी कर रहे हैं इसी प्रकार एक पॉलिसी इवॉल्व करने के लिए जो कुछ डेटा आएगा कुछ डिसीजन। बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दूर दराज का बच्चा है, मान लीजिए कि एक हिमाचल के किसी गांव में पहाड़ी इलाके में एक बच्चा वो कामकोटी सर का लेक्चर सुनना चाहता है। कामकोटी सर या तो तमिल में या फिर इंग्लिश में अपनी भाषा में वो लेक्चर दे रहे हैं। क्या एआई के जरिए हम आने वाले दिनों में ये इंश्योर कर सकेंगे कि वो बच्चा अपनी मातृभाषा में आपके लेक्चर को सुन सकता है अपने गांव में बैठ? अभी तो ये डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था माननीय मंत्री जी जब आईआईटी मद्रास आया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हमारा आईआईटी मद्रास और सर्वम एक बहुत बड़ा कंपनी अभी शुरू हुआ है। हमारा भारत का एक बहुत बड़ा कंपनी होने की सब अधिक संभावना है उसमें। आईआईटी मद्रास और सर्वम जोड़कर हमारा लेक्चर को 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। एक वीडियो भी है, हम संसद TV can broadcast it. We don't have any copyright issue. We can give you that. जी. So where मैं कंप्यूटर साइंस में एक क्लास हमारा क्लास लिया था और उसे तेलुगु, तमिल, 3-4 लैंग्वेज हिंदी में ट्रांसलेट करके वो दिया था। इसी प्रकार बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया है। अभी भी मन की बात माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात को ट्रांसलेट करने के लिए उसी ही टोन में जब प्रधानमंत्री हिंदी में बोल रहा है उसी को सेम लेक्चर प्रधानमंत्री तमिल में बोलते हैं, उसी टोनल इफेक्ट उसी एक्सप्रेशंस इसके साथ अभी हम कर सकते हैं। अरे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अभी जी। इसी में हमें तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, इन्हें सब कुछ शब्द हिंदी में नहीं जी, कुछ शब्द अंग्रेजी में भी है। इसी प्रकार ये हमको सब कुछ प्योर हिंदी में बोलने पर कुछ टर्म्स समझ भी नहीं आ सकता। इसी प्रकार का एक कलोकियल हिंदी होना है, उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सबसे उसको ट्रांसलेट अनुवाद करने पर कुछ अंग्रेजी शब्द भी होना है और हिंदी शब्द भी होना है। इसी प्रकार का बहुत अधिक
दिया है। मतलब जो हमको आम आदमी की बोलचाल की भाषा है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी जो हो, कुछ काम को भी उसमें अभी बोल रहा हूँ ना, मेरा हिंदी ना, दिस इज हिंदी, मैं हिंदी, ओके, इसी में अंग्रेजी भी जोड़ है, तो हिंदी जो कुछ हिंदी में बोलने का कुछ असर भी पड़ रहा है ना, इसी प्रकार हम करेंगे, उसको वीडियो भी हम भेजेंगे आपको। बिल्कुल सर। लेकिन एक अहम सवाल जो कि आम भारतीय के मन में है कि चैट जीपीटी, जेमिनी, हम सब नाम सुनते हैं, क्या आने वाले वर्षों में भारत में यूजर बेस बहुत बड़ा है भारत में, लेकिन हम क्या भारतीय मॉडल इस तरीके के देख सकेंगे? अभी 2 मॉडल्स अभी एवेलुएट कर रहा है, सर्वम एक मॉडल और भारत जन एक मॉडल है। हमारा मॉडल जरूर आ जाएगा और हमारा मॉडल वो लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी जी, और हमारा मॉडल फ्रूगल होगा। जो कुछ अभी रिसर्च अनुसंधान रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस के द्वारा करने पर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेगा। अरे जी, बहुत बड़ा रिसोर्सेस मिलने पर आपको सॉल्यूशंस तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट ऑप्टिमल नहीं। रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस के साथ आप अनुसंधान करने पर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेगा। हमारा मॉडल महीनों में आएंगे जी। अरे वाह, निश्चित तौर पर इसका इंतजार भी रहेगा सर। मैं आपसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एआई इन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में इसका कोर मैंडेट क्या होगा और इससे कितना बड़ा लाभ होगा लोगों को? सो मैंडेट तो स्वामी विवेकानंद जी 100+ years before बताया था, if the education cannot reach the poor, if the poor cannot afford education must reach the poor, बिल्कुल right? वो ही अभी यूनाइटेड नेशन SDG 4 में बताया है जी, इक्विटेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। हमारा मैंडेट वो विवेकानंद जी कहा है और SDG 4 में रिपीट किया है जी, उसे ही हमें होगा। हमारा मैंडेट वो बोधन एआई का जो कुछ हमारा शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास को दायित्व दिया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन। सो अभी 12th और 13th इसी भारत मंडप में ही उसका विमोचन किया था हमारा मंत्री प्रधान जी ने, और इसका बहुत केयर ले रहा है अभी तो उसका, इससे बहुत बड़ा अपेक्षा भी है हमारे पास। सो हमें हर एक बच्चे, भारत के हर एक बच्चे और ग्लोबल साउथ में जो कुछ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारे सहायता चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, हमको उसके द्वारा हम ये सभी बच्चों को एक एआई ट्यूटर, एक उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनका गवर्नमेंट के लिए हम भारत बोधन के द्वारा एक एडू स्टैक बनेगा, वो सोवरिन होगा, हमारा होगा। जो कुछ और जो कुछ एआई से अच्छा हो रहा है वो अच्छे को लेकर देंगे, जो बुरा हो रहा है उसको काट देंगे। जी, एक आखिरी सवाल और सर आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं निश्चित तौर पर थोड़ा सा डर भी है एआई को लेकर लोगों में कि इसका नैतिकता के साथ, मोरालिटी के साथ इस्तेमाल हो और हम उस एडवांटेज जो हमारा एआई से एडवांटेज ले, उसके डिसएडवांटेज जो हैं उसे नकारा जाए। तो इस दिशा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश के यूथ को? एथिक्स और ट्रस्ट सब कुछ। अभी एक डेटाबेस था जी, वो डेटाबेस में वो बहुत बड़ा डेटाबेस था, बहुत प्लेसेस में हो रहा था और वहां पे एक बैकडोर था उसमें। वो यूजर नेम पॉलिटिकली पासवर्ड करेक्ट होने पर डेटाबेस एडमिन परमिशन आ गया। जी जी, वो क्यों हुआ? वो जो कुछ आदमी वहां उस कंपनी में काम कर रहा था उनका एथिक्स नहीं था। जी, हमें बच्चे को एथिक्स के साथ होना है, देशभक्त होना है, हर एक बच्चे देशभक्त होना है, देश के लिए हित करने का उनका प्रोत्साहन करना है, और ट्रस्ट और एथिक्स ये होने पर ही टेक्नोलॉजी का, अब तो रेगुलेशन से कुछ कर सकते हैं, पर तो हमें हर एक
पेरेंट्स को दायित्व है कि उनके बच्चे को एक देशभक्त, एथिकल देशभक्त बनना विकसित भारत 2047 के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। कहते हैं समय के साथ बदलना जरूरी है और बदलाव अगर प्रगति के लिए हो तो इसे जरूर अपनाना चाहिए। एआई से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके टूल के और इसके स्किल्स को सीखने की जरूरत है, इसके सही उपयोग की सीखने की जरूरत है। इस समिट ने साफ किया है कि एआई केवल तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम भी है। समिट में वैश्विक सहयोग, नीति निर्माण और भविष्य की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमें विश्व के कई देश और संस्थान भारत के साथ साझेदारी की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। और एक बार फिर नई दिल्ली के भारत मंडपम से यही संदेश जा रहा है कि 21वीं सदी का भारत नवाचार, तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी विश्वास और संकल्प के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.